हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यार पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हमने रेलवे का आपको फ्री फाउंडेशन बैच जनरल स्टडीज़ का प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आपका साइंस सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है और साइंस में भी आपका फिजिक्स का एक लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसको आप पढ़कर आइए, उसके बाद हम आज का टॉपिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन यानी कि गति। तो गति देखेंगे, गति कितने प्रकार की होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, और एक बार और बता दूं कि जिस बच्चे ने भी अभी हमारी रेलवे समान अध्ययन की किताब नहीं ली है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी इस पे ऑफर चला हुआ है, सिर्फ 299 रुपये में आपको ये किताब अवेलेबल मिल जाएगी किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे। तो लिंक पे जाके आप एक बार ही परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और है, इसमें मैं आपको क्लास में थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूँ। तो मैं सारे पीवाईक्यू नहीं कराती हूँ, जो भी मैं कराऊंगी और जो रिमेनिंग होंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा हर क्लास के बाद, तो वो आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास किताब हो, और एक बार सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं बनता, आपको खुद से भी पढ़ना होगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसमें सारे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ के आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक परचेज नहीं किए, देन गो एंड परचेज इट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन यानी कि गति। गति क्या होता है? जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैं इधर से इधर, कभी इधर हूँ कभी इधर हूँ, ठीक है, मूव कर रही हूँ, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मोशन है यानी कि गति है। फिजिक्स में अगर मोशन की बात करें तो किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज आता है किसी भी टाइम के एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन, गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु समय टाइम के साथ अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन को बदल लेती है तब उसे मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से इधर आ गई, ठीक है, सेम इधर से मैं इधर आ गई, मुझे लगभग 1 सेकंड उधर टाइम लगा होगा जाने में, 1 सेकंड इधर लगा होगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में, कुछ समय में मैं अपनी स्थिति को बार-बार चेंज कर रही हूँ, तो वो क्या है? हमारा मोशन है। ठीक है? तो वो क्या हुआ? हमारा मोशन हुआ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। सारी की सारी चीज़ें मोशन कर रही हैं। हमारा अर्थ है, अपनी पोजीशन बदलती रहती है, घूमती रहती है, रोटेशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, तो वो क्या है? वो भी मोशन में है। हम सब लोग मोशन में हैं। ठीक है, हम सारे के सारे लोग मोशन में हैं। अब जब देखो हमारी अर्थ घूम जाती है तो हम वैसे ही अर्थ पे मौजूद जितनी भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली मोशन में आ जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, एक सेकेंड। सड़क पर चलती हुई कार समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, इसलिए गति में आप किसी भी कार में, किसी भी बाइक पे, किसी भी बस में, ट्रेन में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं कुछ समय में, तो वो क्या है? वो मोशन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपको अपने आसपास डेली लाइफ में हमेशा देखने को मिलता रहता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम रेस्ट को एक बार और समझ लेते। तो देखो रेस्ट क्या है? रेस्ट, अभी मैं खड़ी हुई हूँ यानी कि मैं रेस्ट की स्थिति में हूँ। ठीक है, रेस्ट वो है, कोई भी अगर वस्तु मोशन कर रही है तो उसकी पहले पोजीशन क्या रही होगी? रेस्ट रही होगी। रेस्ट पोजीशन से ही वो अपनी स्थिति में आई है, किसकी? गति की अवस्था में आई है। तो गति से पहले विश्राम की अवस्था होती है, उसी को हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, विश्राम वह अवस्था है जिसमें शरीर और मन की गतिविधियां कम या फिर हमारी बंद हो जाती हैं, ताकि थकान दूर हो सके, ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हो सके और शरीर समान रूप से कार्य करने लगे। जैसे हम हैं, रात में रोज रेस्ट में चले जाते हैं, आप रोज सो जाते हो शरीर की थकान को दूर करने के लिए। तो ऐसे कोई भी वस्तु सही, वो हमारी रेस्ट में जाती ही है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी का जो दिल है, हार्ट है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। जिस दिन रेस्ट करता है उस दिन क्या है? पूरा शरीर रेस्ट में चला जाता है फिर। ठीक है, रेस्ट इन पीस हो जाते हैं उस दिन तो क्या होता है कि कोई भी गाड़ी सही, कोई भी साइकिल सही, कोई बाइक सही, क्या है? रेस्ट की अवस्था में भी जाती है। और मोशन जब कोई भी वस्तु करना शुरू कर देती है, तो मोशन से पहले की जो अवस्था होती है वो उसी अवस्था को हम विश्राम बोलते हैं, रेस्ट की अवस्था। ठीक है, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वो क्या है? तो वो रेस्ट की स्थिति में है। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड जो है हमारा रेस्ट की स्थिति में ही है, जब से है ये इसी जगह पे है, ये कोई मोशन नहीं हो रहा, ये कहीं नहीं उठ के जा रहा है, तो ये इसकी विराम की अवस्था है। ठीक है, पार्क में खड़ी साइकिल जो है वो विराम में है। आप गाड़ियों को पार्क कर देते हो घर में, सब विराम की अवस्था में हमारी। फिर जब दोबारा से चलाते हो तो उनमें आपको मोशन देखने को मिलेगा। एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन देख लो। रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन इन विच द बॉडी एंड माइंड स्टॉप और रिड्यूस एक्टिविटी टू रिकवर एनर्जी, रिड्यूस फटीग एंड रिस्टोर
हमारा क्या, जैसे आप घरों में देखते हो, हम बहुत बारी लगातार आप पंखों को चलाते रहते हो तो मम्मियाँ डांट के जाती हैं कि रात भर चल रहा है, तुम दिन में भी इसको चलाते रहोगे, थोड़ा तो आराम दे दो, क्योंकि मशीन है वो भी थकती है, ठीक है, नहीं तो क्या है आपका फुक जाएगा, वो फूक जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा, मोटर खराब हो जाएगी। तो क्या है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई और वस्तु हो, सबको रेस्ट की आवश्यकता होती है, नहीं तो एग्जॉस्ट के बाद चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम रिलेटिव मोशन पे। अब हम क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन को देखेंगे। देखो मोशन क्या होता है, मोशन एक बहुत ही रिलेटिव चीज है, सापेक्ष चीज है। आपको कोई वस्तु लग सकती है मोशन में, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लग सकती है कि वो हमारा मोशन में नहीं है। एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। सापेक्ष गति वह गति होती है जिसमें किसी वस्तु की गति को किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष संदर्भ मानकर मापा जाता है। रिलेटिव मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज कंसीडर्ड टू बी द रेस्ट एज अ क्या, रेफरेंस फ्रेम। देखो गति, मेरे लिए वो चीज गति हो सकती है, सामने वाले के लिए नहीं हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं जो है एक जगह पे एक बस में बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं एक बस में हूँ, सामने वाले व्यक्ति रोड पे खड़ा है जिसको मैं बाय बोल के आ रही हूँ, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस फॉर दैट फैमिली मेंबर मैं मोशन की स्थिति में जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं दूर जा रही हूँ किसी कार में बैठ के। लेकिन उस कार में बैठे जो मेरे साथ और मेरे व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं गति में नहीं हूँ, उनके लिए मैं विराम की अवस्था में हूँ, क्योंकि उनके साथ ही मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये एक रिलेटिव हमारी चीज सापेक्ष होता है। गति क्या है, सापेक्ष है। जैसे कि आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड रही होगी या फिर बॉयफ्रेंड रहा होगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर को देख के, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स महाराज है। तो क्या है, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड, की शादी हो गई, शादी होके ये क्या है, बाय बोल के अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। अब इसके लिए ये मोशन में है, जा चुकी है, यानी कि गति करके इससे दूर जा चुकी है। लेकिन जो साथ में भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके लिए ये गति में नहीं है, उनके लिए तो उनकी चीज है, उनके पास है, सुखी सुखी जीवन बिताएंगे, ठीक है, तो उनके लिए वो गति की अवस्था में नहीं है, रेस्ट की अवस्था में है, दोनों साथ हैं। लेकिन उसके लिए वो आपका गति की अवस्था में है कि वो दूर जा रही है, ठीक है। तो क्या है, एक व्यक्ति के लिए ये पर्सन गति में है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये पर्सन रेस्ट में है। इसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिव मोशन बोलते हैं। एक और इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसा आप सबको पता है कि हम अर्थ पे, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है आपका सन, हमारी अर्थ इस सन के चक्कर काट रही है। एक सेकेंड, ये हमारी क्या है, हाँ अर्थ ही तो है। ये हमारी अर्थ जो है सन के चक्कर काट रही है। अर्थ पे हम सारे के सारे लोग बैठेंगे। अगर मैं आप सबसे बोलूं कि हम सारे के सारे लोग जो है मोशन में है, आपको ये क्या बात कर रहे हो, अर्थ पे क्या मोशन, और अर्थ ही तो घूम रही है। लेकिन हम सबके लिए वो चीज नहीं है, मोशन में नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं सन पे बैठा कोई व्यक्ति, सन छोड़ो, अगर दूसरे प्लेनेट पे भी है, कोई दूसरा प्लेनेट है, उस पर बैठा भी कोई व्यक्ति है, तो उसको लगेगा नहीं यार, ये अर्थ तो मोशन कर रही है सन के चारों ओर, ठीक है, ये तो सन के चारों ओर घूम रही है, यानी कि इस पे जो बैठे व्यक्ति हैं वो सारे के सारे गति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो हम सारे के सारे व्यक्ति, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम गति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए किसी अदर प्लैनेट पे बैठे हुए व्यक्ति को, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, कोई भी मान सकते हो, इस पे बैठे हुए व्यक्ति को ये लगेगा कि ये तो चक्कर काट रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि गति हमारा क्या है, सापेक्ष होती है। गति क्या है, आपकी सापेक्ष होती है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, आगे समझ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मोशन गति क्या होती है, उसके बाद हमने देखा रेस्ट क्या होती है, कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति गति की अवस्था में, विराम की अवस्था से ही आता है। जब विराम की अवस्था में परिवर्तन होता है तभी वो गति में जाता है। फिर हमने देखा कि गति क्या होता है, सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। ओके, देखो अब हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ मोशन के, कि जो हमारे मोशन है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें आता है हमारा वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। कोई भी वस्तु है जब आपके सर्कुलर पाथ में वो आपस में घूमेगी, मूवमेंट करेगी, गति करेगी, उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये हमारा वृत्ताकार पथ में कोई चीज घूम रही है तो क्या कर रही है, ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रही है। ये हमारा सर्कुलर, जैसे हमारा पंखा चलता है, ठीक है, ये हमारा पंखा घूमता है, तो पंखा क्या है, गोल गोल एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। तो कैसा मोशन कर रहा है, हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। पंखा क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे घड़ी हो गई, हमारी घड़ी की सुइयां हैं, इस तरीके से ये हमारी घड़ी हो गई, ठीक, हाँ मतलब थोड़ी सी ठीक नहीं बनी, रुको, ठीक है, ये हमारी घड़ी है,
ये हमारी सुई है, घूमती रहती है पूरा इधर से इधर, तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है। क्या कर रही है, हमारा सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रही है। ओके, जैसे आप सबको पता है क्या, हमारा अर्थ सूर्य के चक्कर काटती है, लेकिन ये वाला फैक्ट मैं कहूंगी सर्कुलर में कई जगहों पे दिया भी है, कई जगहों पे नहीं है, कि हमारी जो अर्थ है, जैसे अर्थ है, ये हमारी अर्थ आपके सन के चक्कर काटती है, ठीक है, तो ये ऐसे करके घूमती है, ये हमारी क्या है, ऐसे घूम रही है, मतलब कि ठीक से, ये हमारा सन है, ये ऐसे घूम रही है, ये पूरी की पूरे तरीके से हमारा सर्कुलर पाथ नहीं बना रही है, ये कैसा है, ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, मोर क्लोज टू सर्किल, ठीक है, मोर क्लोज टू सर्किल, ये इलिप्टिकल पाथ में एक मूवमेंट हमारी करने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन में भी दो प्रकार के मोशन आते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति में दो होती है, एक हमारा क्या, समान वृत्तीय गति, और एक होती है आपकी असमान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति में क्या है कि कोई भी वस्तु एक चक्कर अपना पूरा करेगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही अपना एक पूरा चक्कर उसका देखने को मिलता है। ठीक है, समान वृत्तीय गति क्या है, समान वृत्तीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है, लेकिन दिशा को अपना लगातार बदलती रहती है, डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी, लेकिन हमारा क्या है, जो चक्कर है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसका पूरा होगा। दिशा बदलने के कारण वस्तु का वेग, वेलोसिटी निरंतर चेंज होती रहेगी। घड़ी की सुई का घूमना, इसमें चाल समान रहती है पर दिशा बदलती रहती है। जैसे अभी ये घड़ी की सुई हमारी क्या है, ये आपकी देखो किसकी घड़ी की सुई है, ये हमारी घंटे वाली घड़ी की सुई है, तो घंटे वाली 12 घंटे के अंदर ही तो पूरा चक्कर करेगी। ये हमारी अगर अभी 3 पे है तो दोबारा से ये 3 पे 12 घंटे में ही आएगी, लेकिन इसकी दिशा जो है ना वो लगातार परिवर्तन हो रही है। अभी यहाँ पे है, ठीक है, फिर ये 3 घंटे बाद इधर आ जाएगी, 3 घंटे बाद इधर आ जाएगी, 3 घंटे बाद इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे के सारे डायरेक्शंस इसने कवर कर लिए, लेकिन जो है एक चक्कर है वो इसका एक पर्टिकुलर टाइम में ही पूरा हो रहा है। कितने पर्टिकुलर टाइम में ही पूरा हो रहा है हमारा, 12 घंटे में। कितने में, आपका 12 घंटे में ये पूरा चक्कर पूरा कंप्लीट करेगी। सेम आ जाती है हमारी कौन सी ये हमारी कौन सी सुई है, ये आपकी जो सुई है ये 1 घंटे में आपकी घूमती है पूरी। ठीक है, ये हमारी मिनट वाली सुई है ना, तो मिनट वाली जो सुई है वो हमारी क्या है, 1 घंटे में पूरा चक्कर करती है। वही हमारी एक और सेकंड वाली सुई होती है, वो सबसे पतली होती है। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई क्या करती है, वो हर मिनट में पूरा एक चक्कर काट लेती है। तो इसी प्रकार से पर्टिकुलर टाइम में सबके सब अपने चक्कर को काट रहे हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बताया वैसे इलिप्टिकल पाथ पे ही हमारा जो अर्थ है वो चक्कर काट रही है, लेकिन वो भी तो आपके 365 दिन में, वो भी तो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना। 365 डेज में ही हमारा पूरा का पूरा चक्कर काट रही है ना अर्थ सन का, एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, लेकिन जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड, जैसे कि जब हमारी स्पीड इस घंटे वाली सुई की फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तेज हो गई, तेज होने के बाद क्या होगा, ये हमारा 10 घंटे में ही आपका चक्कर काट लेगी। ठीक है, जैसे थोड़ी देर में तेज हो गई तो 1 घंटा पहले कवर कर लिया, दूसरा घंटा, तो आपका पूरा का पूरा टाइम जो है गड़बड़ा जाएगा। तब हम बोलते हैं कि हमारी घड़ी खराब हो गई। ऐसा अक्सर तब देखने को मिलता है जब हमारा सेल वीक हो जाता है, तो वो काम करना ढंग से बंद कर देती है। सेम 365 की जगह अगर हमारा जो अर्थ है वो चक्कर काट रही 365 दिन में। ठीक है, लेकिन वो क्या करे कि उसके मन में आए, अब वो है स्पीड अपनी बढ़ा ले, बीच बीच में स्पीड बढ़ा लेगी, तो फिर क्या होगा, 365 का ये हमारा कितना हो जाएगा, 465 भी हो सकता है। 465 होगा, 465 होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर आपका सब खराब गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, तो फिर क्या है, पूरा एक साल हमारा 465 दिन का हो जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, महीने हमारे बदल जाएंगे। अब आ गया हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, उस गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें चाल चेंज हो रही है, कभी स्पीड चेंज बढ़ रही है, फिर हमारी घट रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है। अब देखो मैंने आपको पंखे का एग्जांपल दिया था, मैंने क्या दिया था, हमारा जो पंखा है, कैसे बनाते हैं पंखा है जो भी है। ठीक है, तो पंखा हमारा घूमता है, तो पंखे में आप देखते हो जब पंखा आप स्टार्ट करोगे तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, लेकिन फिर बढ़ेगी, फिर हमारी बढ़ेगी, फिर बाद में जाके वो एक कांस्टेंट स्पीड में हमारा चलने लगेगा। ठीक है, एक सतत स्पीड में बाद में चलेगा, लेकिन पहले उसकी स्पीड चेंज होती है, पहले कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, फिर हमारी
दोबारा से आपकी क्या है एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल आप मान सकते हो। उदाहरण देखते हैं हम कुछ और। एक कार जो वृत्ताकार सड़क पर चलती है और जिसकी चाल विभिन्न बिंदुओं पर घटती बढ़ती रहती है, यह असमान वृत्तीय गति है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल कार रेसिंग ग्राउंड है, सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी कार चल रही है, कार कैसे बनती है, जो भी है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी कार दौड़ रही है इसमें। अब कार की स्पीड जब स्टार्ट हुई होगी तो कुछ और रही होगी, फिर कुछ और रही होगी, तो क्या है, ये घूम तो गोल गोल रही है, वृत्ताकार पथ ही है इनका। घूमने का जो पथ है वो कैसा है, वो सर्कुलर है, लेकिन जो स्पीड है उनकी वो समान नहीं है, कभी तेज हो रही है, कभी हमारी कम हो रही है। इसी को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा, असमान वृत्तीय गति, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है। और एक पंखा, ये एग्जैक्टली अगला ही एग्जाम्पल है हमारा जो मैंने अभी बताया था। एक पंखा जो चाल बदलते समय घूमता है, शुरू या बंद होते समय वह असमान वृत्तीय गति दिखाता है। जब बंद करेंगे तो पहले वो तेज होगा, धीरे धीरे घटेगा, यानी कि स्पीड कम हो रही है। ऐसे जब ऑन करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि स्पीड पहले कम थी फिर धीरे धीरे तेज हो जाती है। आगे समझ में। तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स ये देख सकते हो, ये हमारी कार है, घूम रही है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, फिर 60 हो गई, फिर हमारी 40 हो गई, ऐसे करके वो लगातार हमारा चेंज हो रहा है। फैन स्टार्ट होते पे और हमारा बंद होते पे क्या है, आपका क्या करता है, अपनी स्पीड कम रहता है, बाद में आपका बढ़ाता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से अपने डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट है आपका रोटेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट कैसा है, आपका रोटेशनल मूवमेंट, इसको बोलेंगे घूर्णन गति, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने वृत्तीय गति देखी थी, अब है हमारा रोटेशनल मूवमेंट। जैसे आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करती है। क्या करती है, रोटेशन ही करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है। मतलब कि सन के चारों ओर तो घूम ही रही है, लेकिन अपनी ही एक्सिस पे भी वो क्या है, घूमती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रोटेशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट about on its own axis, यहाँ पे लिख रही है on its own axis, the motion is called rotation movement। अपनी ही धुरी पर जो पृथ्वी है वो ऐसे करके घूमती है, ठीक है। अपनी धुरी पे भी घूम रही है और ऐसे करके सन के चारों ओर भी घूम रही है। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों हमारे अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है उसी को हम रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं। घूमता हुआ पृथ्वी अपनी धुरी पर, इसका एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारा। फिर आता है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देख लो। जो मोशन समान समय अंतराल के बाद दोहराया जाए, मतलब कि जो मोशन क्या है, एक पर्टिकुलर समय के बाद वो खुद की क्या है, गति को दोहरा रहा है, खुद की पोजीशन को बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम अभी यहाँ पे था, ठीक है। एक सेकंड के बाद पेंडुलम यहाँ आ जाएगा, अगले ही सेकंड यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर से वापस अगले एक सेकंड में ये यहाँ आ जाएगा, फिर से वापस अपने एक सेकंड में। मतलब एक समय अंतराल के बाद, पर्टिकुलर समय अंतराल के बाद अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में बदलाव कर रहा है और वापस से उसी स्थिति में आ रहा है, ठीक है। वापस आ रहा है ना वो वहाँ पे हर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, ठीक। The motion which repeats itself after equal interval of time is called periodic motion। मतलब कि हर सेकंड में ये अपनी इस स्थिति पे पेंडुलम जो है आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आवर्त गति बोलेंगे। ओके। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पाथ। पाथ क्या होता है, पाथ रास्ता है, ठीक है। मेरा रास्ता, तुम्हारा रास्ता। तो पाथ क्या है, कोई भी गति हो रही है, ठीक है, कोई भी गति हो रही है। एक बार डेफिनेशन से देखते हैं। वस्तु द्वारा गति करते समय तय की गई यात्रा का पथ, उसको हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी गति हो रही है तो उस गति के समय में जो भी रास्ता आपका तय किया गया है वही उसका पाथ है। जैसे कि हम अपने घर से लेके ऑफिस तक आती हूँ, या फिर आप सब लोग जो भी स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो घर से लेके आप जो है अपने स्कूल तक आए, ठीक है। ये क्या है, ये आपने गति तय करी, और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान के चलते हैं, 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर आपका पाथ हो गया, आपका रास्ता हो गया, ठीक है, जिसपे आपने पूरी की पूरी हमारी गति की है। अब ये तो सीधा का सीधा हो गया, रास्ता गोल भी हो सकता है। वृत्तीय गति में रास्ता गोल हो जाएगा हमारा, ठीक है। वही हम बात करते हैं, आपने पैराबोलिक मोशन सुना होगा। कोई भी आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो तो वो पहले ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंची लंबाई को छूने के बाद वो वापस नीचे गिरना शुरू करती है, तो वो उसका पाथ हो गया। जैसे बच्चा है, क्रिकेट खेलते हो, ठीक है,
गेंद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद गेंद नीचे आएगी तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे ऊपर गई फिर ऐसे नीचे आ गई, तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा हमारा पाथ। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो बच्चे द्वारा बॉल फेंकने पर उसका ऊपर नीचे जाना, ये उसका पाथ है। वहीं सड़क पर चलती हुई कार जिस मार्ग पर भी हमारा चल रही है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका हमारा पाथ कहलाता है। आगे समझ में? ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं हमारा दूरी क्या होती है। अब देखो दूरी क्या है? दूरी वो है कि किसी भी पर्टिकुलर समय में आपने जो भी रास्ता तय किया है वो आपकी दूरी कहलाती है। ठीक, तो क्या है? वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ यानी कि टोटल पाथ लेंथ, दूरी, डिस्टेंस कहलाती है। और ये क्या है? दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है हमारी? एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर। दूरी की क्या रहेगी? हमारी मीटर। उदाहरण, आप घर से दुकान तक घुमा फिराकर 500 मीटर दूरी तक चले। ठीक, तो दूरी क्या है कि अगर मैं बात करूं 30 मिनट के अंदर, अगर आपने 30 मिनट में एक पर्टिकुलर जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया वो हमारी दूरी हो गई। कितने? 30 मिनट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप जो है 50 किलोमीटर चल के आ गए, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, तो 50 किलोमीटर क्या हो गई? आपकी दूरी हो गई। और दूरी हम हमेशा किसी एक समय में होती है, समय में तय की जाती है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ, टोटल पाथ लेंथ हमारा क्या है? दूरी कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितनी भी उसने पाथ को कवर किया है उसको मापेंगे, वही उसका दूरी कहलाया जाएगा। ओके, आगे समझ में? एग्जाम्पल में वही है, यू वॉक्ड 500 मीटर फ्रॉम योर होम टू द शॉप टेकिंग द, ये क्या लिखा है? राउंड अबाउट रूट, दिस इज द डिस्टेंस। आप घर से दुकान पे गए, 500 मीटर का आपने क्या है? दूरी तय कर ली। तो दूरी क्या है? देखो दूरी वही हमारा एक पाथ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, दूरी क्या है? हमारा पाथ है। अब देखो, अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ो। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधी रेखा की दूरी को विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि मेरा है, ये है मेरा घर, ठीक है, ये है मेरा घर मान के चल, तो ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है? घर है, ये हमारा घर है। घर से मैं जो है अपने स्कूल तक मैंने ऐसे करके पूरी दूरी तय कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा क्या? ये है मेरा स्कूल। ठीक है, स्कूल थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो ये हो गया हमारा स्कूल। यहाँ से मैंने पूरी दूरी तय करी। अब देखो मैं इधर गई, उधर गई, ऐसे करके मतलब पूरा एक लंबा सा रास्ता मैंने तय करा। ये लंबे रास्ते की जो अगर मैं बोलूँ पूरा का पूरा डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस थी मेरी लगभग आपका मान के चलो 2 किलोमीटर थी। ठीक है, 2 किलोमीटर थी। लेकिन अब ये तो 2 किलोमीटर वो हो गया जो दूरी आपने तय की है, लेकिन इस और इसके बीच में कोई एक सीधी दूरी भी तो होगी जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। अगर यहां से रास्ता ऐसे करके बन गया होता, लेकिन बन नहीं सकता क्योंकि बीच में घर हैं, लोग रहते हैं, तो इसलिए घुमा के रास्ता बनाना पड़ता है ना हमको। तो ये जो सबसे छोटी दूरी रहेगी जो एक सीधी लाइन में हमेशा देखने को मिलती है, इसी को हम विस्थापन बोलते हैं। और ये हमेशा आपकी दूरी से कम होती है। ठीक है, बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा कितना था? लगभग आपका ये 1.5 किलोमीटर था, लेकिन हमारी रास्ता ऐसी थी तो हमको ये घूम के ऐसे जाना पड़ा। तो वही है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में को सीधी रेखा की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो ये सीधी रेखा है। ये क्या है? ये इसका था इनिशियल पॉइंट, ये इसका क्या था? इनिशियल पॉइंट। और ये इसका क्या था? ये है हमारा इसका फाइनल पॉइंट। मतलब ये है प्रारंभिक स्थिति और ये है हमारी अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को ही आप विस्थापन बोलते हो। ठीक है, तो सबसे छोटी दूरी को ही हम विस्थापन बोलते हैं। दूरी जो आपने तय की है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी विस्थापन के कम नहीं हो सकती। तो विस्थापन 3 केस बनते हैं। एक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है? लेस देन,
लेस देन टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब बराबर कब होगा ये सोचा है? जैसे कि मैं यहाँ से गई, ठीक है, मैं घर से यहाँ अपने दुकान पे चली गई या पार्क पे चली गई, तो मेरा ये था इनिशियल पॉइंट, ये था मेरा क्या है आपका फाइनल पॉइंट, ये मेरा क्या है, ये है मेरा फाइनल पॉइंट। तो अब जो मैंने दूरी तय की है ना, वो मेरा सीधी रास्ता में किया है। सीधी रास्ता सबसे छोटा रास्ता होता है, तो विस्थापन बराबर हो गया, ठीक। तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस जो कवर की है आपने उसके बराबर ही हो गया, इक्वल हो गया। अगर मैंने सीधी रास्ता तय करी, कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है या आप हो, अगर आप सीधी लाइन में चले जा रहे हो तो विस्थापन उस स्थिति में हमारा क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन जब आप घूमते जाते हो तो फिर क्या है, विस्थापन आपका कम हो जाता है और आपकी तय की गई जो दूरी है वो हमारी ज्यादा हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी जिसमें दिशा भी निश्चित होती है, ठीक है, दिशा भी निश्चित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विस्थापन बोलते हैं। अब देखो विस्थापन में आपकी दिशा मायने रख रही है ना। अब ये सदिश राशि होगी या फिर अदिश राशि होगी, बताओ जरा। इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, ये भी मैटर करती है। कैसे करती है उसको और हम आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन दूरी में नहीं करती, दूरी में नहीं करती, ठीक है। डिस्टेंस तो आपका हमेशा सेम रहेगा, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, अगर मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो मैंने 10 ही करी, वहां दिशा मैटर करती ही नहीं है। लेकिन विस्थापन में करती है। अगर आप सीधे में जा रहे हो, ठीक है, तो क्या है, तो हमारा विस्थापन कैसा रहेगा, आपका इक्वल हो जाएगा। अभी और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपकी हमारा मायने रखती है, ठीक है। अब देखो विस्थापन अब आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और हमारा क्या, हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं पहले तो। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यही मेरी इनिशियल पोजीशन है, यही मेरी फाइनल पोजीशन है, इस स्थिति में क्या हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक है। अब ये जो है मेरा जीरो, एक तरीके से और समझाते हैं, जीरो कब होगा, यहाँ से मैंने चलना शुरू करा, नोटिस करना, ठीक है, यहाँ से मैं जो है चली हूँ और मैं इधर गई हूँ, ठीक है, मैंने 2 कदम चलाए, फिर मैं वापस इसी पोजीशन पे आ गई हूँ। यानी कि मैं यहाँ से चली, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, बाद में मैं चली वापस इसी पे आ गई, यानी कि मेरी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इस स्थिति में मेरा विस्थापन जो है वो हो जाता है शून्य, कुछ भी नहीं है। अब दूसरी स्थिति बताती हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, अब मैं जो चल के ना इधर पहुंच गई, तो अब ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, यहां से चल के मैं इधर आई हूं, तो ये कैसा होगा, इस स्थिति में विस्थापन हमारा पॉजिटिव होगा। कैसे, सकारात्मक, ठीक है। दोबारा से आते हैं, ये मेरी है इनिशियल पोजीशन, अब मैं चल के इधर गई हूँ, ठीक है, फिर मैं चली हूँ अपना फाइनल को क्रॉस करके वापस से और पीछे आ गई हूँ। इस स्थिति में जो मेरा विस्थापन है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो होगा आपका कैसा, नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक। अब आगे और समझ लेते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है, ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जीरो हो जाता है। आरंभिक स्थिति, प्रारंभिक और हमारी अंतिम स्थिति अगर आपकी समान हो, विस्थापन जीरो होगा। फिर आता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कब होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, वस्तु सकारात्मक दिशा में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा मायने रख रही है, आगे निकल गई वस्तु, उस स्थिति में हमारा विस्थापन जीरो से ज्यादा रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए नेगेटिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो से आपका क्या है, कम हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा, वस्तु विपरीत दिशा में चली जाती है, यानी कि विस्थापन माइनस में चला आपका हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी के साथ रिश्ते में हो, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब ये पर्सन है, देखो लड़का लड़की, मैं दोनों की बात करूंगी यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे जेंडर स्पेसिफिक हो गया ये तो, ठीक है। अब ये इनमें से आप दोनों साथ हैं, ठीक। अब उसमें से किसी व्यक्ति को एकदम से याद आया कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मतलब कि पहले वाला ही ज्यादा बढ़िया था, ठीक है, कि पहले वाला ही ज्यादा बढ़िया था, अब क्या है, हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये या फिर ये अपने पास्ट में घुसने की कोशिश करेंगे, दोबारा से अपने एक्स के पास वापस रिटर्न में, मतलब उल्टी दिशा में चले गए। तो इस स्थिति में जो हमारा विस्थापन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या है, 2 लोग साथ हैं, ठीक है, 2 लोग साथ हैं, मतलब मस्त एकदम जिंदगी चल रही है, लेकिन उनमें से फिर क्या हुआ, एक लड़का है या लड़की है,
वो किसी और के साथ भी अटैच हो जाते हैं, किसी और के साथ भी चले जाते हैं, ठीक है, और के साथ सामने वाले को वहीं छोड़ के चले गए। फिर थोड़े टाइम उस व्यक्ति के साथ रहने पे समझ आता है कि नहीं, दैट वन वाज बेटर, वही ठीक थे और ये जो है हमारा अभी सही नहीं है। तो पहले यहाँ पे कोई और एक पर्सन था, कोई और बना लेते हैं, ठीक है, ये कोई और पर्सन है, तो इस पर्सन के पास ये गया या फिर ये गई, लेकिन जाने के बाद समझ आया कि नहीं, दैट वन वॉज मच बेटर, तो ये क्या है, वापस से आ जाते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में जैसे कोई है और फिर वापस से वो किसी और के पास चला गया, फिर दोबारा से रिटर्न आपके पास वापस आ गया, आपने उनकी भूल चूक सारी माफ कर दी, गलतियां माफ कर दी कि ठीक है, घर मतलब लौट के आप वापस घर को ही आए हो, वो वाली स्थिति है, तो क्या आप सारी गलतियां माफ कर दोगे, तो उस केस में क्या है, आपका विस्थापन हो जाएगा शून्य, कि आपकी इनिशियल स्थिति यही थी, उठ के आप वापस जरूर गए थे, लेकिन वापस से फिर से आप आए हमारे पास हो, तो इस केस में हमारा विस्थापन कैसा हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया, तो आपने सारी गलतियां माफ कर दी और सब कुछ भूल चूक माफ होके हमारा 0 आ जाता है। एक और केस है, आप किसी के साथ थे, ठीक है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति क्या है, आपका निकल के आगे चला गया, जिंदगी में अपने आगे बढ़ गया और यहाँ पर जो है आपको ऐसे ही रोता धोता छोड़ के चला गया। अब आगे बढ़ के वो इतना आगे बढ़ा पॉजिटिवली कि उसने जाके किसी और व्यक्ति से सीधा शादी ही कर ली, वापस आने की कोई चांस ही नहीं है। मतलब यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, और फाइनल जो डेस्टिनेशन थी वो किसी और के साथ थी, और जाके अरेंज मैरिज उनमें से किसी ने कर लिया, फिर लव मैरिज, तो उसमें वो आगे चले ही गए, देयर इज नो चांस कि वो वापस आएगा। तो इस केस में क्या रहेगा, हमारा विस्थापन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव है, विस्थापन हो गया, परमानेंट हो गया, तो विस्थापन कैसा है, पॉजिटिव है। आई होप अब आपको तीनों के तीनों केस अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब इनिशियल, एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, जब आपकी प्रारंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति और आपकी अंतिम स्थिति दोनों हमारी समान होती है, विस्थापन 0 होता है। जब हमारी आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति आगे की दिशा में होती है, तो क्या है, हमारी कैसा रहेगा, विस्थापन पॉजिटिव रहेगा। अगर विपरीत दिशा में होगा आपकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति से, तो उस केस में विस्थापन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आगे समझ, ठीक है। अब हमारा अगला आ जाता है, अगला है हमारी क्या, स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड यानी कि चाल के बारे में। एक सेकेंड नीचे अब हम बात करेंगे हमारा चाल के बारे में। चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। चाल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। तो स्पीड बराबर, मैथ में भी आप सब पढ़ दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि किसी भी पर्टिकुलर समय में आपने कितनी दूरी को तय किया है, वो हमारी क्या है, वो आपकी स्पीड है, वो आपके क्या है, स्पीड है। और ये कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है। ये कैसी हमारी अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा मैटर करती है या नहीं करेगी, बताओ, नहीं करेगी। कैसी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, दिशा मैटर नहीं करती है इसमें। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को किस में नापते हो आप, मीटर में नापते हो, टाइम को किस में नापते हो आप, सेकंड में नापते हो, तो इसकी यूनिट यहां से बन जाती है हमारी मीटर पर सेकंड। एक सवाल आपके लिए है, लास्ट क्लास में हमने आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज निकालने बताए थे, तो आप मुझे बताओगे कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, एमएलटी की फॉर्म में, वही इतना तो आपको पता होगा, बताना मुझे कि क्या होगा। अदर यूनिट है जैसे किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम देख लेते हैं। ओके, नहीं, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक केस लेते हैं जिसमें हम स्पीड निकालेंगे। जैसे कि आपने जो है 100 किलोमीटर की दूरी जो है, 100 किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर की है, कितने समय में की है, लगभग हमने 50 मिनट में की है। अब मुझे आपकी स्पीड चाहिए, तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारी कितनी स्पीड हो गई, हमारी 50 मिनट में 100 किलोमीटर, समझ रहे हो कितनी, मतलब, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर हो गई हमारी स्पीड। ओके,
अगला हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमारी क्या रहेगी। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार है, एक समान स्पीड में तो चलती नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। कभी 40 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी, कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड, ठीक है, कभी कोई और स्पीड होगी। तो उन स्पीड को से हम कैसे पता करेंगे कि इसकी एक एवरेज स्पीड क्या थी। तो उसी को निकालने के लिए एवरेज स्पीड का हम इस्तेमाल करते हैं। औसत चाल वो चाल है जो कुल तय की गई दूरी को कुल तय किए गए समय से भाग देने पर प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ये कार है, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड ये ना एग्जैक्टली, हाँ। तो जैसे ये कार है, ठीक, कहीं पे एकदम से खाली रोड है तो ये बहुत तेज चल रही है, 80 की स्पीड पे चल रही है। फिर जैसे ही ट्रैफिक आ गया तो इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी इसकी रफ्तार नहीं है। तो मुझे चाहिए एक एवरेज स्पीड, ठीक है, हाँ, यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी कि जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया है, जितने भी समय में किया है, उसका हम क्या है एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि स्पीड चाहे जो भी रही हो, अगर इसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा है हमारा, कितने घंटे में आपका कितने टाइम में बोलूं मैं, 5 घंटे में, ठीक है। तो हमारा 5 घंटे में अगर इसने तय किया है तो इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे, 5×50, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी इसकी स्पीड हो 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड जो है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब आ जाता है हम वेलोसिटी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है आपका। देखो, वेग वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के एकक समय में हुए विस्थापन तथा उसकी दिशा को दर्शाती है। वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम अलोंग विद द डायरेक्शन। क्या अलोंग विद द डायरेक्शन? अभी मैंने आपको स्पीड बताई थी कि स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है, अदिश राशि है, इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता। लेकिन अगर जैसे ही वेलोसिटी आए तो दिमाग खोल लेना, वेलोसिटी में आपकी क्या है, डिस्टेंस मैटर करती है, आपकी दिशा मायने रखती है, क्योंकि ये एक प्रकार की कैसी राशि है, ये हमारी कैसी है, ये आपकी सदिश राशि है। तो वेलोसिटी है क्या, वह वेग भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के एकक समय में हुए विस्थापन तथा उसकी दिशा को दर्शाती है, ठीक है। Velocity is a physical quantity that represent the displacement of an object per unit time, ठीक है। पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डायरेक्शन के साथ, ये हमारी वेलोसिटी कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका मीटर पर सेकंड। दिशा बदलने पर हमारा वेग जो है वो बदल जाता है, चाहे आपकी जो चाल है वो आपका समान क्यों ना हो, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया, वो यहां तक हमारा पहुंचा, नहीं इसको थोड़ा सा, यहां से चलना शुरू करा, वो हमारा यहाँ पे आपका पहुंच जाता है। तो इसमें उसका जो विस्थापन होगा, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसका टोटल आपका विस्थापन होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। जैसे कि कार जो है 60 किलोमीटर आवर पूर्व दिशा में चल रही है, यह उसका वेग है, यह उसकी क्या है, आपकी वेलोसिटी है। आप कैसे दिशा पे निर्भर करती है, देखो, अगर मैं इसको, ये जो है मेरा जो गाड़ी मेरी चल रही थी, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से ये था फाइनल पोजीशन, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर चला देती ऐसे करके, तो अब विस्थापन फिर बदल जाता ना, तो जैसे ही विस्थापन बदलता वैसे ही वेलोसिटी बदल जाती। लेकिन स्पीड और डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहीं भी चले। सेम मैं इसको अगर सीधे लाइन में ही चलाती तो आपका क्या है, विस्थापन और जो वेलोसिटी और स्पीड है वो आपकी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगा। सेम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा विस्थापन जो है वो आपका डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा जो हमारा विस्थापन है, अगर आपका सीधी तरीके से ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसका एग्जांपल एक और देखते हैं, रुको, कैसे कब बराबर होगा। जैसे कि ये है इनिशियल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये इधर से चल के हमारा यहाँ पहुंचा, ये फाइनल पोजीशन है। अब इसने जो दूरी तय की है ना वो सीधी लाइन में की है, कैसी, सीधी रेखा में की है, स्ट्रेट लाइन में की है। कितनी दूरी तय की है आपकी, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की है, ठीक है। कितनी की है, 40 किलोमीटर की है। कितने समय, 50 किलोमीटर की है, कितने समय में की है, मान के चलो 1 घंटे में की है, ठीक है। तो वैसे तो इसका हो गया 1 ही घंटा पर आवर, बट 1 घंटा नहीं रखते हैं, चलो 2 मान लेते हैं, 2 आवर्स में की है। अब मैं इसकी सबसे पहले तो आपको स्पीड निकाल के दिखाऊंगी। स्पीड क्या होगी, देखो, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 50 अपॉन टाइम है हमारा 2, तो कितना आ जाएगा हमारा
25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड। अब मैं आपसे बोलूंगी कि इसकी वेलोसिटी निकालो, इसका वेग निकालो, इसका वेग निकालेंगे हम। तो वेग में विस्थापन अपॉन हमारा टाइम। तो विस्थापन कितना है, अगर सीधी हमारी रेखा में चली है कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या है, आपका विस्थापन आपकी दूरी के बराबर हो जाता है। तो विस्थापन भी आपका 50 किलोमीटर ही रहेगा। अपॉन टाइम कितना है, 2 है, तो 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो हमारा वेग है और जो आपकी चाल है दोनों की दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी अगर हमारी जो है आपका ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में चलते हुए आ रहा है। समझ आ गया? ठीक है, और वहीं जैसे इसकी दिशा बदलेगी तो आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर हमारा उस स्थिति में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वेग का भी मान आपका बदल जाता है। आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे हमारा औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। जैसे अभी हमने देखा था कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी को मतलब औसत वेग को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी भी आपका पूरा का पूरा विस्थापन है, टोटल विस्थापन को डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल टाइम से, तो आपका क्या मिल जाता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, अब अगले हम टॉपिक पे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? त्वरण वह भौतिक राशि है जो एकक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि पर यूनिट टाइम में जितनी भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ये वो दर्शाता है। एक्सेलरेशन की क्या बात है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी एक वेलोसिटी के साथ कोई भी हमारा गाड़ी है, कोई भी वस्तु है, वो आपका चल रही है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम आपका बाइक का। बाइक देखते हो आप, धीरे होती है, जैसे ही हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो एकदम से आप जो है स्पीड को जो चेंज कर रहे हो, स्पीड को क्या है आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन उस स्पीड को इंक्रीज करने में आपका समय क्या लग रहा है, वो कुछ एक पर्टिकुलर समय होगा ना। फॉर एग्जांपल 4 सेकंड लगे, ठीक है, 4 सेकंड तक आपने अपनी बाइक को, अपनी कार को एक्सेलरेट किया, उसके बाद जो है उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज जो हमारी है, जो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। Acceleration is the physical quantity that represent the rate of change of velocity per unit time। per unit time में जो आपकी वेलोसिटी है चेंज हो रही है उसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट देख लो क्या है, आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समान वेग होने पर त्वरण हमारा शून्य हो जाता है। क्या आपका समान वेग होने पर आपका त्वरण जो है शून्य हो जाता है। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से करेंगे। ए बराबर आपका v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें v क्या है, देखो इसमें v क्या है, v है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये हम v है हमारी फाइनल वेलोसिटी और ये है हमारी u है हमारा क्या, आपका इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या रहती है, वो आपकी क्या रहेगी, 0 हो सकती है क्या, बताओ। ठीक है, क्या रहेगी हमारा एक्सेलरेशन बराबर रहेगा आपका जो हमारी स्टार्टिंग में जो आपकी वेलोसिटी थी उसको माइनस कर देंगे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अंतिम वेग से माइनस करेंगे प्रारंभिक वेग को और डिवाइड कर देंगे उसको टाइम से, तो आपका त्वरण हमारा निकल आता है। ठीक है, एक बार हाँ एग्जाम्पल में देख लो, अभी बताया कि गाड़ी का अचानक से तेज होना, एकदम से हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, उसको एक्सेलरेट कर दिए, वो क्या त्वरण है। ठीक है, वृत्तीय गति में चल रही समान हो सकती है फिर भी त्वरण होता है क्योंकि दिशा बदलती है। ठीक है, कोई भी हमारी वस्तु है वृत्तीय गति कर रही है, चाल में बेशक उसकी समान हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारा उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज हो रही है, इसलिए उसके अंदर भी आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। वेग घटने पर हमारा त्वरण क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे एक तो हो गया हमारा एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ा दी आपने, लेकिन एक होता है डी एक्सेलरेट करना। क्या आपका डी एक्सेलरेट करना, जब हम स्पीड को अपनी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसका एग्जांपल है आपका ब्रेक लगाना। जब आप अपने किसी व्हीकल में ब्रेक लगाते हो तो उसको आपने डी एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि उसकी जो चाल है, जो गति है, उसको आपने धीमा कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण हम बोल देंगे वो देखने को मिलता है। इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं।
ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में क्या है, जब वेलोसिटी हर सेकंड एक समान मात्रा से बदले, मतलब वेग में जो परिवर्तन आ रहा है ना, हर सेकंड सेम परिवर्तन आ रहा है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, समान है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि वेग में परिवर्तन क्या है, आपका पहले सेकंड में देखने को मिला हमने 1 मीटर हो गया हमारा पहले सेकंड में, दूसरे अगले सेकंड में आपका 2 मीटर हो गया। मतलब कि टाइम के साथ जो है वेग बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है, समान नहीं रह रहा है। और जहां समान देखने को मिले उसको हम समान त्वरण बोल देते हैं। जैसे कि एक फ्री फॉल, ये फ्री फॉल वैसे हम देखेंगे भी कि एक मुक्त पतन में क्या होता है, हमारा जी की वैल्यू जो है वो आपकी सेम रहती है जब कोई वस्तु ऊपर से हमारा नीचे गिरती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान हमेशा जी का मान आपका रहता है सेम, और उसमें हम वायु के अवरोध को क्या कर देते हैं, मानते नहीं है। ठीक, अब आ जाता है हमारा डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। वैसे हमने इसको देख लिया, एक बार और डेफिनेशन देख लो। मंदन की यह वह अवस्था है जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता जाता है, वेग क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। इसे ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। डी एक्सेलरेशन इज अ कंडीशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मंदन वेग में कमी और कितने समय में हुई है, 1 सेकंड में आपका कितना वेलोसिटी कम हुई, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे हम मंदन। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मंदन की दिशा वेग के विपरीत होती है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। मंदन की दिशा कैसी होगी, जो आपकी वेलोसिटी है उसके अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा यूनिट देख ली थी अभी हमने, मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन इज नॉट इक्वल टू धीमी चाल। हाँ, मंदन को आप ये मत समझिएगा कि हम आपकी अगर स्पीड को स्लो कर देना मंदन नहीं होता है, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मंदन है एकदम से आपने क्या कर दिया, किसी भी चीज को डी एक्सेलरेट कर दिया, उसकी स्पीड में एकदम से हमने चेंज कर दिया। चाल अधिक हो सकती है फिर भी आपको मंदन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरी गाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर पे मैं गाड़ी चला रही थी, अब मैंने उसको कम कर दिया, मैंने 100 किलोमीटर की पे चला दिया। वैसे 80 ऑलरेडी अपने आप में इनफ था, लेकिन फिर भी अगर मैंने 100 किलोमीटर पर आवर चला दिया, सॉरी कितना चला दिया मैंने, 60, 100 तो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं ले आई, डीएक्सेलरेट कर दिया। भले ही आपको लग रहा होगा ये स्पीड तेज है, लेकिन यहाँ पे डीएक्सेलरेशन हुआ है क्योंकि पहली वाली जो स्पीड थी वो आपकी ज्यादा थी। ठीक है, पहली वाली स्पीड कैसी थी, हमारी ज्यादा थी। अब हम बात करेंगे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की। 3 हमारी इक्वेशंस हैं मोशन की, तीनों के बारे में, और यहाँ से जो है आपके एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो देख लो। पहला है, केवल समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही आपकी ये जो तीनों की तीनों हमारी इक्वेशन है मोशन की, ये लागू होती है। गति के ये 3 नियम तभी लागू होंगे जब त्वरण आपका कैसा रहेगा, समान रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरा पॉइंट और है, ध्यान रखिएगा, केवल सीधी रेखा में गति के लिए, कि अगर गति हमारी सीधी रेखा में हो रही है, स्ट्रेट लाइन में है, तभी हमारी ये तीनों की तीनों इक्वेशन, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब आपकी गति सीधी रेखा में हो रही हो तभी हमारे गति के नियम लागू होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और तब जब आपका कैसा हो, त्वरण हमारा समान हो। ठीक, पहला गति का समीकरण क्या बोलता है हमारा, पहला गति का समीकरण बोलता है v बराबर u प्लस at। क्या बोलता है, v बराबर u प्लस at। v क्या है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और u क्या है, हमारा अंतिम वेग है। यहाँ पे हमने देखा था ना, एक्सेलरेशन में हमने बात करी थी। ठीक है, एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस u। v क्या है आपका अंतिम वेग, और आपका u क्या है, u है हमारा आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग में से क्या है, सॉरी अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, और डिवाइड कर देते हैं उसको टाइम से। तो पहला लॉ क्या बोलता है, पहली इक्वेशन बोलती है आपकी v बराबर u प्लस at। v मतलब कि अगर आपको किसी भी मोशन गति में करती हुई वस्तु का अंतिम वेग अगर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसका प्रारंभिक वेग लोगे और उसको जोड़ दोगे किसके साथ, a एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, त्वरण इनटू समय, और साथ में उसमें जोड़ोगे प्रारंभिक वेग। और एक चीज और याद रखना कि जो हमारा प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कैसी रहेगा, वो कैसा रहेगा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये आपकी कह रहेगी, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका
द्वितीय गति समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बोलती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पे क्या है? विस्थापन। दूसरी इक्वेशन से आप निकालोगे कि विस्थापन का मान क्या है, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे हम? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे u क्या है? अभी आपने देखा था, u जो है हमारा प्रारंभिक वेग है, t क्या है? आपका टाइम है, a हमारा त्वरण है, और आपका ये क्या है? t हमारा टाइम है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तीसरा समीकरण देखते हैं, तृतीय गति समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको लगाना कैसे होता है? पहले आप देखोगे, अगर आपसे पूछा है s, अगर उसने पूछ लिया s बताओ, यानी कि त्वरण बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इस वाली इक्वेशन से निकल आएगा? बताओ, नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखो पहली इक्वेशन में तो कहीं भी s आ ही नहीं रहा है, तो पहली इक्वेशन तो आपको लगानी ही नहीं है। आप क्या है, इसमें दूसरी इक्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में हमारा s को ही निकाल रहे हैं हम, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से जो वैल्यू पूछी है आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, फिर आप लगा के देखोगे कि आपकी कौन सी इक्वेशन कहाँ पे किस स्थिति में सही बैठ रही है, और आपका मान जो है वो निकल आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? मुक्त पतन। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, पेन है, इसको मैंने नीचे छोड़ा और ये जो है नीचे आके गिर गया, ये क्या था? ये इसका फ्री फॉल था। ये क्या था? हमारा फ्री फॉल था, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो है नीचे आके गिर जाएगा। ठीक, तो क्या है ये? मुक्त पतन वह गति है जिसमें कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है और उस पर वायु प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य माना जाता है। अब ऊपर से गिरने वाली चाहे ये वस्तु हो, चाहे मैं कुछ और भी वस्तु गिराऊं, सबका एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। स्मॉल g हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो गुरुत्वाकर्षण आपका जो त्वरण है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चाहे आपका एक पेपर गिराऊं, चाहे मैं कोई और भारी वस्तु गिराऊं, चाहे मैं पेन गिराऊं, सबका एक्सेलरेशन त्वरण आपका समान ही रहने वाला है। और इसमें एक चीज और है, वायु का जो प्रतिरोध है वो हम उसको क्या है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं, वायु के प्रतिरोध को अगर मानोगे तो एक पत्ता ऊपर से गिराओगे और एक भारी वस्तु गिराओगे तो पत्ता देर में गिरेगा हमारा, तो उसमें क्या है, हमारा हवा की वजह से वो इधर उधर हो सकता है, तो वायु के प्रतिरोध को हम नगण्य कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा त्वरण g गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। दिशा क्या है? पृथ्वी के केंद्र की ओर, नीचे की ओर गिरेगी। सभी वस्तुएं भारी हो या हल्की हो, समान त्वरण से ही गिरती हैं। मैंने बताया आपको क्या है, जी हमेशा सेम रहेगा। यह समान त्वरण की गति का आपका उदाहरण है। ठीक है, तो फ्री फॉल अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप आपको याद रहेगा। और देख लेते हैं क्या पॉइंट है। पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का एक्सेलरेशन इतना होता है, देखा हमने। गेंद को ऊपर फेंके, ऊपर जाते समय जी उसके विरुद्ध काम करता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे ऊपर फेंका। ठीक है, ऊपर फेंकते एक टाइम क्या है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, पहले ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये फिर हमारा नीचे गिरेगा। ठीक है, ऊपर जाते समय जी उसके विरुद्ध काम करता है। ठीक, उसके बाद एक सेकंड, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? हाँ, ये दोनों पॉइंट वैसे हमने यहाँ पर आपका जो है फ्री फॉल हमारा खत्म हो जाता है यहाँ तक। ये आई थिंक रिपीट हो गया है, बाकी ये हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन और आपका नॉन यूनिफॉर्म, समान गति असमान गति क्या होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो दोबारा से पढ़ने की कोई जरूरत है। देख लो, वैसे समय के बराबर बराबर अंतरालों में समान दूरी तय करना समान गति कहलाती है। ठीक है, जैसे ट्रेन लगातार 40 किलोमीटर से चली जा रही है, उसने अपनी स्पीड को एक बार भी चेंज नहीं करा है। दूसरा है असमान गति, समय के बराबर बराबर अंतर में असमान दूरी को तय करना। ट्रैफिक में फंसी हुई है गाड़ी, एकदम तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है, यानी कि उसका जो गति है वो कैसी है, हमारी गति है असमान। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी टॉपिक्स थे गति के इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हमारे जो हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर थ्योरी अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, थ्योरी हो जाती है आपकी कंप्लीट। अब हम देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, फिर भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। रिमेनिंग जो भी है, ये किताब है, किताब ले लीजिएगा। ठीक है, किताब से आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज
इक्वल टू द पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। क्या होगा वो? दूरी होगी, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो टोटल पाथ कवर किया है उसको क्या बोलते हैं? वो दूरी तो है, जो भी इसने रास्ता पूरा तय कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस ही तो बोलेंगे। बहुत ही इजी है, ये तो बेसिक सा सवाल है। ठीक है, और ये हमारा आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में और 2024 में ही आपका पूछा गया है। तो दूरी क्या है? किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम दूरी बोलते हैं। ओके ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? Which of the following condition is necessary for the value displacement of an object is to be zero? मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया था कि किसी भी वस्तु का विस्थापन आपका जीरो कब होगा? उस केस में होगा जब उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या होंगी? हमारी सेम होंगी। दोनों कैसी रहेंगी? सेम होंगी, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति दोनों जब सेम होती है तो इस कंडीशन में विस्थापन जीरो हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, पहले ही ऑप्शन आपको करेक्ट लगना चाहिए। ठीक है, चलो मान देते हैं और देख लो। वैसे जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, नहीं, जब तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर हो ये तो नहीं होता। ठीक है, जब तय की गई दूरी विस्थापन से अधिक हो ये भी नहीं है। जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से कम, सॉरी, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब आपका प्रारंभिक स्थिति और आपकी अंतिम स्थिति किसी भी वस्तु की जब समान रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विस्थापन का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु से शुरू होती है और बी बिंदु तक पहुंचती है। देखते हैं, अब ये ए बिंदु से शुरू हुई बोल रहा है और बी बिंदु पर पहुंचती है। अब ये पहुंच के कहाँ जा रही है? बी बिंदु पर जा रही है। ठीक है, बी बिंदु पर जा रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है और फिर ए बिंदु पर वापस आती है। फिर इसने क्या किया? ये वापस से चलकर आई, फिर से ये ए बिंदु पे आ गई। ठीक, अब ये बोल रहा है यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है तो निवल विस्थापन कितना है? ए और बी मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारी है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर है। अब ये बोल रहा है विस्थापन कितना है? तो विस्थापन में बताया था इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन दोनों अगर सेम है तो विस्थापन हो जाता है शून्य। अब चल के इधर गई भले ही, लेकिन वापस तो यहीं आके रुकी है, तो दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है? हमारी सेम हो जाती है। वो केस बताया था मैंने, कोई आपके साथ व्यक्ति है, वो गया आपसे दूर किसी और के पास, लेकिन वापस से आपके पास आ गया, भूल चूक माफ हो गई और आपने उनको दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो वो जीरो हो गया, जो भी गलती थी वो जीरो हो गई, शून्य हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? आपका क्या बोलेगा? जीरो, विस्थापन जीरो होगा। लेकिन अब सोचो ये अगर ये पूछता आपसे कि दूरी कितनी होगी, तो दूरी हमेशा याद रखना, पहले 20 गया ये तो 20 मीटर तो ये हुई, फिर 20 दोबारा वापस आया, तो दूरी अगर ये पूछता डिस्टेंस तो डिस्टेंस हमारी 40 मीटर हो जाती। ठीक है, लेकिन इसने विस्थापन पूछा है तो विस्थापन आपका 0 मीटर रहेगा। आगे समझ? आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। एक पिंड है कोई, ठीक है, इसको फेंका गया ऊपर, इसने कितनी दूरी तय की? 5 मीटर, और फिर नीचे गिरता है, और फिर क्या है? ये नीचे गिर गया पिंड दोबारा हमारा। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी? तो इसने अब दोनों चीजें पूछी हैं, पहले विस्थापन पूछा है फिर दूरी पूछी है। अब देखो आके वापस यहीं पे तो गिरा, तो ये इनिशियल पोजीशन थी हमारी इसकी, ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है तो विस्थापन हो गया 0। ठीक, अगला ये बोल रहा है हमारा कि दूरी बताओ, तो पहला डिस्टेंस कितनी थी? 5 मीटर। 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर वापस नीचे आया, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 10 मीटर। किसमें ऑप्शन में सही दिख रहा है? 10 मीटर 0 नहीं, इसमें उल्टा हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी दिखा रहा है आपका 0 मीटर और हमारा 10 मीटर। विस्थापन 0 है और आपका वो कितना है? वो हमारा 10 मीटर है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें। एक कोई सॉलिड पिंड है, कोई ठोस पिंड है, ठीक है, सॉलिड बॉडी है मतलब, जो किसी प्रकार की आपकी कीलकित या स्थिर
पाइवोटेड एट फिक्स्ड, इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या होगी? कंसीडर द मोशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सेम वे। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मोशन ऑफ अ सच बॉडी, ऐसी बॉडी का मोटेशन आपका मोशन क्या होगा? ठीक है, कोई सॉलिड बॉडी है, क्या आपका क्या मोशन कर सकती है? पहला है सर्कुलर मोशन कर सकती है, इस तरीके से हमारा घूम सकती है, लेकिन इसने ये बोल दिया ये अपने पॉइंट पे फिक्स है। जैसे मैंने इस पेन को अपने हाथ पे अगर हमेशा के लिए चिपका लिया, तो अब बताओ ये क्या मोशन कर सकता है मैक्सिमम? ये चल के इधर नहीं जा सकता, मतलब खिसकना तो है ही नहीं, इसको जो बेस है, इसका जो तल है वो हमारा चिपका हुआ है, फिक्स है ये एक प्रकार में। अभी क्या मोशन कर सकता है? ये ज्यादा से ज्यादा देखो क्या कर सकता है, ये अपनी ही धुरी पे घूम सकता है। ये क्या है, हमारी अपनी ही धुरी पे घूम सकता है। जैसे हमारा क्या हो गया आपका पृथ्वी, मैंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी वो अलग बात है, वो हमारा क्या है आपका रिवॉल्व भी करती है और आपका रोटेट भी करती है, दोनों काम करती है। तो पहला बोला है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती क्योंकि अपनी जगह पे वो चिपका हुआ है। अगला है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड आपका क्या ट्रांसलेशन, घूर्णन और स्थानांतरण का संयोजन देखने को मिल सकता है, तो हमारा नहीं। अगला है स्थानांतरण, स्थानांतरण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक फिक्स जगह पे चिपकी हुई है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन, तो मैक्सिमम वो रोटेशन ही कर सकता है कि जहां लगा हुआ है अपनी धुरी पे ही रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक है, देख लो वैसे जब किसी ठोस चीज को किसी तरह से धुरी पर टिकाया फिक्स किया जाता है तो उसका सबसे सही तरह की गति जो है वो घूर्णी गति होती है, रोटेशनल मोशन जिसको बोलेंगे। इस गति में वस्तु एक फिक्स एक्सिस या पॉइंट के चारों ओर घूमती ही रहती है। ठीक है, घूर्णी गति के उदाहरणों में, हाँ जी ओके, तो क्या है हमारा उदाहरणों में अपनी धुरी पर घूमता हुआ पहिया, जैसे हमारा पहिया अपनी धुरी पर घूमता है, अपने केंद्र के चारों ओर घूमता हुआ आपका सीलिंग फैन, सीलिंग फैन एक जगह लगा होता है वो ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि सब तरफ घूमना लगे, गिर के चारों तरफ दिक्कत हो जाएगी। या अपने कब्जों पर झूमता हुआ हमारा दरवाजा, दरवाजा है बस ऐसे ही, ऐसे उसमें आप मूवमेंट कर सकते हो, बाकी वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा रोटेशन, क्योंकि वो एक जगह पे है हमारी फिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? व्हेन अ मूविंग बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड, मतलब कि 10 मीटर हर सेकंड में, यहाँ पे था 10 मीटर चल गया ये, ठीक है, एक सेकंड में 10 मीटर चला गया। फिर क्या है, ऑन अ स्ट्रेट पाथ व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इन द बॉडी, तो उस बॉडी के अंदर हमारा कैसा मोशन होगा? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, आपका सर्कुलर होगा, या फिर एक समान रूप से त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। कैसा? आपका यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमने एक आपको एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था एक समान गति का, क्या पेंडुलम हर सेकंड आपका इधर जाएगा, फिर वापस सेकंड, अगले सेकंड दूसरी जगह पे आए, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद, एक मतलब निश्चित समय के बाद दोबारा से क्या है एक स्थिति में आ रहा है, ये भी बोल सकते हैं। फिर हमारा एक निश्चित समय में एक ही दूरी तय कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, हर सेकंड 10 मीटर करेगा, फिर अगले सेकंड 10 मीटर, फिर अगले सेकंड 10 मीटर। तो ये क्या हुआ एक प्रकार की, ये कैसी गति हुई? ये हमारी एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स दूरी को ये तय कर रहा है। आगे समझ में? ठीक है, देख लो, यदि गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है तो पिंड एक समान गति में कहलाया जाएगा। ठीक है, तो पिंड कैसा कहलाया जाएगा? हमारा एक समान गति में आपका कहलाया जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली विथ टाइम टी विल बी, क्या होगा? ठीक है, मतलब एक गेंद को हम क्या है फेंक रहे हैं, कैसे? वर्टिकली फेंक रहे हैं एक टी टाइम के बाद, तो कैसा रहेगा उसका हमारा वर्टिकली विथ टाइम, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। अच्छा, ये पूछ रहा है हमारा एक सेकंड, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग क्या होगा? ओके, ये हमारी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी कैसी रहेगी? ठीक, सबसे पहले है अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक, दूसरी है नकारात्मक, फिर है डाउनवर्ड पॉजिटिव मतलब अधोमुखी सकारात्मक, और हमारा अधोमुखी नकारात्मक। लेकिन यहाँ पे सुनो, थ्रोन वर्टिकली मतलब कि बॉल आपका ऊपर फेंकी जा रही है,
ठीक है। जब ऊपर उसकी बॉल फेंकी जा रही है तो वो वेलोसिटी कैसी रहेगी, वेग उसका कैसा रहेगा, याद रखो कि जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका वेग जो है वो हमारा सकारात्मक रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव उसका वेग रहेगा। ठीक है। जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग ऊपर की दिशा में सकारात्मक होता है। यदि हम ऊपर की दिशा को सकारात्मक मानते हैं, समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग जो है घटता है, लेकिन बाद में जो है ये जब गिरेगी, यहाँ तक पहुंचने के बाद जब ये गिरेगी तो जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारा डिक्रीज करेगा, जो उसका वेग है वो आपका कम होता जाएगा। लेकिन जब गेंद ऊपर की ओर जा रही होती है तब उसका वेग हमेशा सकारात्मक रहता है। आगे समझ में? ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया जाता है? Which of the following examples describe uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ये वृत्तीय गति बोल रहा है। ठीक है, वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं। पहला है सीधी सड़क पर गतिमान एक कार हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अगला है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ बंदर। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाए। अगला है आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंद, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, एक मतलब आसमान से बारिश जो है वो गिर रही है, तो ये कैसा रहेगा, सही रहेगा या गलत रहेगा? ये भी हमारा गलत है। क्या मतलब है इसमें सर्कुलर मोशन का? अगला है घड़ी की सुइयों की गति, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मतलब कि जो हमारी घड़ी की गति है वो किसका उदाहरण है? वो हमारा सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन में भी आपका समान है, कैसा? समान वृत्तीय गति। ठीक है, ये हमारी घड़ी है, तो ये क्या है आपको पता ही है, समझाया था घड़ी समझाते टाइम कि पर्टिकुलर समय में एक जैसे एक मिनट में मिनट वाली सुई क्या करेगी, मिनट वाली सुई जो है पूरे एक घंटे में पूरा एक चक्कर लगा के वापस आएगी। सेम सेकंड वाली सुई पूरा एक मिनट के अंदर अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। सेम घंटे वाली सुई पूरा 12 घंटे के बाद अपनी सेम पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों की गति को हम बोलते हैं समान वृत्तीय गति। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, उमा 60 मीटर पूल में तैरती है, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। उमा का औसत वेग कितना होगा? जैसे एक पूल है, ठीक है, ये पूल का एक सिरा है और ये हमारा दूसरा सिरा है जिसको हम बोलेंगे बी, और ये जो एक सिरे से दूसरे की लंबाई है 60 मीटर है। पहले ये जाती है, जाने के बाद ये वापस से इसी स्थान पर आ जाती है। ठीक है, इसी स्थान पर आ जाती है। अब ये पूछा है उसका औसत आपको क्या निकालना है, हमारा वेग निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी बराबर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन हमारा हो जाएगा टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन हमारा क्या होता है, आपका टाइम। अब लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट याद करो, मैंने बताया था आपको कि जब हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान हो, एक हो, तो ऐसी अवस्था में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, विस्थापन हमारा 0 हो गया। और इस केस में आपका विस्थापन है हमारा कितना, 0 है, और टाइम है आपका 60, कितना टाइम है हमारा 60 मीटर। ठीक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, आपका देखने को मिलेगा हमारा 0 मीटर पर सेकंड आपकी जो है इसमें वेलोसिटी हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो उसकी आरंभिक चाल कितनी होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर व्हाट विल बी इट्स इनिशियल स्पीड? ठीक है, मतलब कि 50 मीटर की हाइट से गिरती है एक वस्तु है, यहाँ पर है कहीं ऊपर वाले पॉइंट पे, और ऊपर से ये जो है हमारा नीचे गिरेगी, और ये पूरी जो हाइट है वो है आपका 50 मीटर। ये पूछा है हमसे कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, इसकी क्या है हमारा इनिशियल स्पीड कितनी थी। जब शुरू हुई होगी कहीं से तो हमारा 0 से शुरू हुई होगी ना, कोई भी, जैसे आप खड़े हो, आप रेस्ट की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में, तो आपकी क्या कोई भी स्पीड होगी, क्या कोई आपकी वेलोसिटी होगी? नहीं होगी ना, हमेशा कैसी रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जब एक बार आप चलना शुरू करोगे उसके बाद हमारी स्पीड आएगी, उसके बाद हमारी वेलोसिटी बनेगी। तो पहले कितना है इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल में हमेशा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट से जब तक वो आपकी मोशन की स्थिति में नहीं आता है तो हमारा उसका 0 रहता है। प्रारंभिक वेग कैसा रहता है हमेशा, प्रारंभिक वेग ऑलवेज विल बी 0।
ठीक है, जब कोई वस्तु गिराई जाती है यानी फेंकी नहीं जाती तो विराम से शुरू होती है, वही मैंने बताया रेस्ट से शुरू होगी, और रेस्ट में प्रारंभिक चाल हमेशा हमारी कैसी रहती है, आपकी शून्य रहती है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 11। एक एथलीट की चाल क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के पारित एक बार चक्कर लगाने में सेकंड का समय लेता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एन एथलीट इफ द एथलीट टेक्स टी सेकंड। समय कितना है हमारा, टाइम है आपका टी सेकंड। ठीक है, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सर्कुलर ऑफ अ पाथ। अब ये है हमारा सर्कल, इसकी डिस्टेंस आपको पता ही है, इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 2πr। यही तो होगी ना इसके पूरे के पूरे पथ की डिस्टेंस 2πr। अब ये क्या पूछा है हमारा, चाल क्या होगी, स्पीड। तो स्पीड को पता ही आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2πr अपॉन टाइम कितना हो गया हमारा t सेकंड। ठीक है, यही हमारा टाइम है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, v बराबर 2πr अपॉन t सेकंड, v बराबर 2πr अपॉन t। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी सतत चाल बनाई रखनी होगी। व्हाट कांस्टेंट स्पीड मस्ट बी मेंटेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारी आपकी एक सेकेंड 600 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है आपका, टाइम है हमारा 10 घंटे 10 आवर। अब ये पूछ रहा है हमारा स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब ये क्या पूछा है हमारा, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड सिंपल है, 600 अपॉन 10 कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी स्पीड निकल आएगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, चाल बराबर दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो रेट है, वेग का जो रेट है, दर है, उसमें चेंज को हमने क्या बोला था। ठीक है, हम देख कर आ रहे हैं ये वाला पॉइंट कि उसकी चेंज को क्या बोल रहे थे, एसिलरेशन बोल रहे थे, त्वरण बोल रहे थे, जिसमें मैंने बताया था एग्जाम्पल कि जब आप कार हो गई, बाइक हो गई, उसको एसिलरेट करते हो तो आपकी उसकी वेलोसिटी है उसमें एकदम से चेंज आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी के रेट में चेंज आ जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी एसिलरेशन। अगला है ऋणात्मक त्वरण में पिंड का वेग क्या होता है। इन अ नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव कब होगा। मैंने बताया जब कोई भी वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, वो हमारा पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन त्वरण घटता जाता है, तो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ये वही बात कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन घटता है, ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, जिसमें आपका त्वरण एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण में वस्तु का वेग जो है वो हमारा घटता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। इस स्थिति में वस्तु का अंतिम वेग उसके प्रारंभिक वेग से कम होता है। मतलब यहाँ पे कोई बॉडी आपकी रही होगी तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसकी ज्यादा थी, जैसे जैसे ये नीचे गिरने लगी इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारी कम होने लगी। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगले सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जाता है जब पिंड। इंग्लिश में एक बार देखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द बॉडी इज। द बॉडी कैसी होनी चाहिए, एक समान वेग से गतिमान होनी चाहिए। दूसरा है एक समान चाल से गतिमान हो। नेक्स्ट है असमान त्वरण से गतिमान हो, या फिर हमारा एक समान त्वरण से आपका गतिमान हो। ठीक है, तो इस स्थिति में आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए कि बॉडी जो है एक समान त्वरण से गतिमान होना चाहिए। पूरी की पूरी जो डिस्टेंस कवर की है उसमें जो उसका एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन के साथ बॉडी का आपका मोशन हो। ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपने देख लिया था पहले ही।
किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान होता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी can be given by arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity for a given period of time when the moving body with uniform acceleration। मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि जब हम गति की इक्वेशंस को पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं तीनों की तीनों को, तो उसमें ये वाला पॉइंट भी था कि ये तभी लागू होता है जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जब हमारा त्वरण समान हो मूविंग ऑब्जेक्ट का, अन्यथा ये जो तीनों की तीनों हमारी इक्वेशन है वो लागू नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? When gravitational force acts on an object, which of the following does the object experience? क्या ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगता है? तो उसमें हमारा क्या एक्सेलरेशन आ जाता है, जी। ठीक है, जी स्मॉल जी को बताया था कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भारी वस्तु हो, कोई हल्की वस्तु हो, जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो दोनों एक समान समय के बाद मतलब उन पे जो लगने वाला त्वरण होगा वो हमेशा समान रहेगा, जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू देखी थी हमने, जी बराबर 9.8 मीटर सेकेंड पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार में 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब कार का त्वरण आपको पता करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन त्वरण निकालने के लिए ए बराबर होता है हमारा इनिशियल जो फाइनल आपका वेलोसिटी है उसको हम क्या है इनिशियल वेलोसिटी से हम माइनस कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे थे, v माइनस यू होगा और ये कितने समय में हो रहा है डिवाइडेड बाय हम t करेंगे। ठीक है, तो a बराबर होगा, यहाँ पे लगाओ v कितना है, मतलब अंतिम वेग कितना था, तो अंतिम वेग है हमारा 1 सेकंड, 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घट के 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब फाइनल ये है हमारा इनिशियल। तो 20 मीटर 20 माइनस 40 ये थी आपकी प्रारंभिक वेग था ये। ठीक है, वेग बाद में कम हो गया। टाइम कितना है हमारा, टाइम है आपका टाइम है हमारा 5 सेकंड। अब ये पूछ रहा है तो क्या होगा, सॉल्व कर लो। ठीक, -20/5 है तो 5 चौक 20 और ये कैसा आएगा हमारा माइनस का आएगा, तो -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड, इसमें कौन सा है -4 मीटर पर सेकंड। हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये कैसा है, ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि प्रारंभिक वेग जो है इसमें आपका ज्यादा था और हमारा अंतिम वेग था आपका कम। अगला सवाल है आपका, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, ए पूछ रहा है, ए बराबर v माइनस यू करेंगे हम अपॉन टी करेंगे। अब ये बोल रहा है कि वस्तु अपनी स्थिर अवस्था मैंने बताया कि कोई भी वस्तु जो है हमारी रेस्ट की स्थिति में होती है तब उसका प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, अगर विश्राम की अवस्था से कोई वस्तु चलना स्टार्ट कर रही है तो उसका जो है प्रारंभिक वेग हर वस्तु का हमेशा ही 0 रहता है। प्रारंभिक वेग क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, तो प्रारंभिक वेग तो आपका 0 हो गया। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, तो अंतिम वेग हो गया हमारा 5। समय कितना है आपका, समय है हमारा 2 सेकंड बाद में, तो समय हो गया हमारा 2 सेकंड, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5/2 तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे समझ में? ठीक, अगला सवाल है हमारा, ब्राह्म अवस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, साइकिल का त्वरण कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट राजू अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी यू जो हो गया वो हमारा कितना है 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट के अंदर टी हमारा कितना हो गया आपका 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट हो जाता है। और हमारा अगला बोल रहा है ये 24 मीटर पर सेकंड का वेग ये प्राप्त कर रहा है, तो हमारा v जो हो गया फाइनल वेलोसिटी वो हो जाती है हमारी 24। फॉर्मूला लगा दो, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। ठीक है, तो v कितना है हमारा, v है 24
माइनस u कितना है आपका 0 और डिवाइडेड बाय, अब देखो एक सेकेंड, ये मीटर में है, टाइम हमारा किस में दे रखा है आपका 1 मिनट में, इसको हम आपका चेंज कर लेंगे तो आपका 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे आपका 60, यहाँ पे क्या कर देंगे हमारा 60 कर देंगे और अब जो है आपका आंसर इस तरीके से हमारा आ जाएगा। आंसर कितना होगा हमारा, आंसर आएगा हमारा जब हम इसको काटेंगे 60 24 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा। इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड है हमारी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डेवलप्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, तो ए बराबर हो जाता है आपका कितना 4 मीटर पर सेकंड। What will be the value of its velocity, अब ये पूछा हमसे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी आपको पता करनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ठीक है। वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देख कर आए हैं ना, तो हम निकालेंगे यहाँ से v, तो v इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, v होगा आपका u प्लस at, ठीक है, u प्लस at। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा t, टाइम और पता करो, तो टाइम है आपका t बराबर है हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u कितना है आपका, ठीक, u कितना है हमारा आपका 20, a कितना है हमारा, a है आपका 4, यहाँ पे प्लस लगा देंगे 4, सॉरी यहाँ पे है इंटू हमारा 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 40, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा a 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा a 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक मोशन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, यहाँ पे पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। अगली क्लास में हमारा अगला टॉपिक है शायद गति, सॉरी गति तो हमने देख लिया, अगला रहेगा आपका फोर्स टॉपिक। एंड इस टॉपिक में आई होप आपको सारी चीजें क्लियर समझ आई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार ही कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं कि हमारे रेलवे के लिए पूरा डेडिकेटेड एक किताब है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा जीएस का सिलेबस इसमें आपको कवर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको थ्योरी मिलती है, थ्योरी के साथ साथ 4500 से ज़्यादा हमने एमसीक्यू दे रखे हैं रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में जो आपके पूछे गए हैं। 2018 से लेके 2025 तक के सारे रेलवे के एग्जाम्स के एमसीक्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों ने अगर अभी तक किताब परचेज नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 299 रुपए में अभी ऑफर चला हुआ है, बाद में रहता है नहीं रहता है पता नहीं, तो अभी आप लोग जाके 299 रुपए में इस किताब को ले सकते हो। बाकी जिन बच्चों ने भी अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ या फिर जितनी भी क्लासेस हैं सबकी पीडीएफ आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लाइक दिस लेक्चर तो फिर लाइक करिए लेक्चर को, और साथ ही साथ कमेंट करना भी नहीं भूलिए। जो भी आपका फीडबैक है या फिर जो भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि इसी प्रकार के फ्री में और इनिशिएटिव्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।